नमस्ते दोस्तों। मारन के बाद आज हम पढ़ेंगे अम्लुतीकरण, लोहितीकरण और सत्वपातन। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्लुतीकरण। लोहादीनां मृतानां वैशिष्ट्य दोष आपुण्यते क्रियते यत्तु संस्कारः अम्लुतीकरणं मतम्। ये रसतरंगी का श्लोक है कि क्या होता है अम्लुतीकरण। देखते हैं कि लोह आदि धातु का भस्म करने के पश्चात उसमें रहे हुए श्लिष्ट दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अम्लुतीकरण ऐसे बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भस्म में शेष रहे हुए सूक्ष्म धातुओं कण दोषों से युक्त होते हैं, तो दोषों का नाश करने के लिए अम्लुतीकरण यूज होता है। तो भस्म को सर्वदा निर्दोष बनाने के लिए, निर्दोष क्यों करना है? क्योंकि अपने को पेशेंट को देना है, ये रुग्ण को देना है, तो ये सर्वदा निर्दोष होना चाहिए, उसमें कौन सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए अम्लुतीकरण किया जाता है। क्यों आवश्यक है? मारन संस्कार पूर्ण होने पर भी कुछ धातु कण पूर्णतः भस्म नहीं बन पाते। उसके बाद क्या होता है? मर्दन या अग्नि संस्कार पुट देने में कुछ त्रुटि रह जाती है, तो रोगी को देने के लिए अपने को भस्म पूर्ण सर्वदा निर्दोष होना चाहिए, इसलिए अम्लुतीकरण करना आवश्यक है। जो धातु कण अधिक कठोर होते हैं जैसे अभ्रक, ताम्र आदि चीजों के लिए अम्लुतीकरण किया जाता है। व्यवहार में मुख्यतः अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म के लिए अम्लुतीकरण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लोहितीकरण। अरुण भस्मस्तु पुनरअम्लुतीकरणेन गुणवृद्धि वर्णहानिश्च भवन्ति। ये आयुर्वेद प्रकाशन का श्लोक है। अम्लुतीकरण करने से भस्मों में गुण वृद्धि तो होती है, परंतु उसके वर्ण हानि हो जाती है। तो अच्छा तो दिखना चाहिए ना, तो इसलिए लोहितीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भस्म में पुनः रक्त वर्ण मतलब लाल रंग प्राप्त करने के लिए मंजिष्ठ आदि रक्त व वर्गीय द्रव्यों की भावना दी जाती है। पुटे और उनको पुट दिया जाता है, तो भस्म अपना पुराना जो रंग था वो प्राप्त कर लेते हैं, मतलब इससे भस्म का सुंदर वर्ण पुनः प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार को लोहितीकरण संस्कार ऐसे बोलते हैं। अब ये कब किया जाता है? यह संस्कार मुख्यतः अभ्रक भस्म पर किया जाता है। ठीक है। अभी रक्त वर्गीय द्रव्य कौन से हैं? तो कुसुम्ब हो गया, खदीर हो गया, लाक्षा, मंजिष्ठा, रक्तचंदन हो गया, आवाक्षी हो गया, फिर उसके बाद कपूर गंधे हो गया, माक्षी हो गया, ये रक्त वर्ग में आते हैं। तो आप इसकी भावना देते हैं, उसके बाद पुट देते हैं, तो वो भस्म अपना पुनः रंग प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग क्या होता है? भस्म में लाल रंग लाने के लिए इस वर्ग का उपयोग होता है, आपको मैंने बता दिया ऊपर। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है सत्वपातन। इसकी स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए कि सत्वपातन मतलब क्या होता है। खनिज या धातु रूप पदार्थों को शरीर में उपयोग हेतु मारन किया जाता है, ये आपको पता ही है। इससे अतिरिक्त एक विशेष प्रक्रिया की जाती है, मतलब अपन ने कुछ खनिज लिया पर अपने को ताम्र चाहिए, तो अपन तुत्ते से बना सकते हैं ताम्र, तो तुत्ते का अपन सत्वपातन करते हैं, तो उससे अपने को ताम्र मिल जाता है। तो उसके अतिरिक्त एक विशेष प्रक्रिया की जाती है जिसे सत्वपातन कहते हैं। इससे खनिज से उसका कार्यकारी सार भाग अलग मिलता है और वही अल्प मात्रा में प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो क्षार आम्ल द्रव्य के युक्ते ध्यात्माकर कोष्ठके दमन करना है। कहाँ करना है? कोष्ठी में करना है। यह ततो निर्गतः सार सत्वम इति अभिधीयते। ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। मापन करना है किसमें? कोष्ठी में करना है। इसके साथ क्षार वर्ग, आम्ल वर्ग, द्रावक वर्ग मतलब द्रावक वर्ग आदि के साथ खनिज को कोष्ठी में उष्ण करने पर जो सार रूप पदार्थ अलग मिलता है उसे उस खनिज का सत्व कहते हैं। ठीक है। वही अपने को सत्व अलग करना है। सत्वपातन की विधि होती है कि पहले मर्दन और चक्रिका करना पड़ता है, मतलब जो जिससे अपने को सत्व बाहर निकालना है। एग्जाम्पल लीजिए तुच्छ, तो उसको पहले मर्दन करना है, दीर्घ समय तक मर्दन किया जाता है। किसके साथ? द्रावक वर्ग के साथ, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट अपन कम कर देते हैं, मतलब वो गुड़, टंकन, गुंजा, मद आदि हो गया। आम्ल वर्ग के साथ, क्षार वर्ग के साथ, उससे क्या हो जाता है? वो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो वो द्रावीभूत जल्दी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मूषा और धमन, तो मूषा में उसको रखेंगे, उसके बाद कोष्ठी में रख देंगे। जैसे कि पहले तो ले लिया खल, ऐसा इसमें जिसका भी बनाना है, जैसे तुच्छ का बनाना है अपने को सत्व, मतलब इस पे ताम्र
निकालना है। तो इसको लेंगे, खल करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मूसा लेंगे। खल किससे करेंगे? द्रावक घन के साथ, ठीक है। उसके बाद मूसा लेंगे। मूसा में रख के इसको कोष्टी में, फर्नेस भी बोल सकते हैं आप, इसको रखेंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद है सत्व की शुद्धि और एकत्रीकरण। उसके बाद मतलब जो अपने को सत्व मिला, अभी सत्व संग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये मूसा हो गया इसका, तो अगर मेटल रहा, मेटल से सत्व निकालना है, तो जो पिघला हुआ मेटल है तो वो इधर जमा हो जाएगा। तो जब अपन मूसा को ऐसा आड़ा करेंगे और ये दूसरा पात्र लेंगे, तो यहाँ से सत्व गिरकर आ जाएगा नीचे। अगर नॉन मेटल रहा तो वो मूसा के तल के नीचे से बैठा रहता है, तो उसको अपने को प्रक्षालन करना पड़ता है, मतलब पानी के साथ या आम्ल वर्ग के साथ, तो अपने को वो तल में मिल जाता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे होता है वो। प्राप्त सत्व कणों को एकत्र कर क्षार वर्ग के साथ मर्दन कर पुनः मूसा में रखकर उष्णता देते हैं, तो पूरा सत्व अलग हो जाता है। हाँ, तो अभी सत्व संग्रह कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यदि सत्व धातु रूप है, तो मैं आपको बताया पूरा धातु रूप है, तो द्रव स्वरूप में मूसा में एकत्र होता है और मूसा उल्टी कर सौंदर्य यंत्र के निकाल कर गोला किया जाता है, मतलब वही मैंने बताया, एक पात्र में निकाल लिया उसको। तो यदि सत्व अधातु रूप है तो मूसा में राख के कण के रूप में मिलता है, वो नीचे रहता है, ठीक है। मूसा शीत होने पर वो राख को पानी में मिलाकर तले बैठे हुए सत्व कण को धीरे धीरे अलग किया जाता है, ठीक है। आगे की प्रक्रिया, तैयार सत्व पर आवश्यक अनुसार शोधन, मृदुकरण और भस्मीकरण संस्कार करके औषधि में युक्त किया जाता है। तो ऐसे आज हमने अम्लुतीकरण, लोहितीकरण और सत्वपातन कवर कर लिया। यूटी में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, पर आपको पता, मतलब कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि अम्लुतीकरण किसे कहते हैं, लोहितीकरण किसे कहते हैं और सत्वपातन किसे कहते हैं। वाइवा में ये पूछ सकते हैं। और जब आप अभ्रक का, ताम्र का एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं, तो लोहितीकरण, अम्लुतीकरण आपने लिख दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।